सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी अनाइम मांगा। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर यानी कि डीमन एम्पर का एक और बिल्कुल नया एपिसोड, जो कि होने वाला है एपिसोड नंबर 326। तो अब इसीलिए जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर डालिए। और जिन लोगों ने भी इसके पिछले एपिसोड को नहीं देखा है तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पहले जाकर के उसे देख लीजिए। और अगर देख लिया है तो शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमारे गूसेंगटन को सब कुछ पता चल जाता है, आखिर उसका फादर कौन था और कैसे उसके फादर की डेथ हुई। ये जान करके हमारा गूसेंगटन काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और इमोशनल होते हुए फ्लेम मास्टर के पास पहुंच जाता है। जिसके बाद फ्लेम मास्टर उसके सिर को सहलाते हुए उससे कहता है कि बच्चे, आज से तुम मुझे अपना अंकल कुनपेंग कहना। कुनपेंग यानी कि फ्लेम मास्टर जूफेंग से कहता है यंग सेंग जी की हिस्ट्री काफी ज्यादा सर्टेन है, लेकिन मैं आश्चर्य किए बिना नहीं रह सका। तुम्हारे लाइटनिंग कैनन के अंदर एंटर करने के बाद ब्रदर किलेन का क्या हुआ, वो कैसा है और क्या उसका वहाँ पे कोई नामो निशान भी बचा या नहीं। तो फ्लेम मास्टर की ये बात सुनकर के जूफेंग अपने सीधे हाथ को आगे बढ़ाता है और उसे अपने किलिंग के हैंड में कन्वर्ट करते हुए उससे कहता है कि आपके ब्रदर किलिंग का सिर्फ यही हिस्सा बाकी रह गया है। तो अब इधर दूसरी ओर जूफेंग के हाथ में किलिंग के ऑरा को रिलीज होते हुआ देख करके कुनपेंग भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि आखिर ये क्या है। सोअरिंग किलिंग का लेग तुम्हारे कंधे पे आकर के जुड़ चुका है और तुम्हारे हाथ में कन्वर्ट हो चुका है। इतना कह करके फिर फ्लेम मास्टर आगे बढ़ता है और जूफेंग के किलिंग वाले हैंड को छू करके उसे ध्यान से देखते हुए कहता है कि एक सीक्रेट बीस्ट का बॉडी पार्ट क्या एक्चुअली में एक इंसान की बॉडी में लगाया जा सकता है। सच में 9 सैनिटीज एम्पायर की रिसर्च पूरी तरीके से कंप्लीट है और काफी ज्यादा कमाल की है और उसके डिसेंडेंट होने के तौर पे तुम भी सच में एक ट्रूली रेयर जीनियस लड़के हो। इधर दूसरी ओर फ्लेम मास्टर को देख जूफेंग भी अपने मन में कहता है कि फॉर गॉड सेक, अपने पुराने दोस्त की ऐसी हालत पे दुखी होने की जगह पे तुम इस तरीके से केवल उसके अवशेषों को ही देख रहे हो और इसके अलावा तुम सिर्फ और सिर्फ 9 सैनिटीज की रिसर्च की तारीफें कर रहे हो। तो क्या इसका मतलब ये है कि तुमने जो अभी अभी सभी लोगों को अपने दुख को दिखाया वो सब क्या सिर्फ और सिर्फ एक नाटक था। तो क्या ये सब इसलिए है क्योंकि उसके पास अभी भी वो काम है जो कि उसे मुझसे कराना है। इसका मतलब कि क्या इसका वो काम इतना ज्यादा जरूरी है कि इसको मुझे जीतना जरूरी है। तो अब अगर ऐसी बात है तो चलो देखते हैं कि आखिर वो इस चीज को कहाँ तक ले जाता है। तो अब ये सब सोचने के बाद हमारा जूफेंग फ्लेम मास्टर कुनपेंग को टोंट देते हुए कहता है कि सीनियर प्लीज आप इसे लेकर के इतने ज्यादा दुखी मत होइए। तो इधर जूफेंग की ये बात सुनकर के फ्लेम मास्टर भी सब कुछ समझ जाता है और जल्दी से पीछे हटते हुए जूफेंग से कहता है कि ओह मुझे माफ कर देना, मैं इस सब में कुछ ज्यादा ही खो गया था। तो जूफेंग कहता है कि फिर ठीक है सीनियर, अब आप मुझे बताएं कि आप मुझसे क्या चाहते हैं। तो ये सुन फ्लेम मास्टर उससे कहते हैं कि 5 सीक्रेट बीस्टों के लीडर होने के नाते मैं अपने 3 भाइयों के भाग्य पे काफी ज्यादा शोक मना रहा हूँ, जो कि एक ऐसे स्पेस में सील्ड है जहाँ पे कि मैं खुद जाकर के अपनी पावर्स की हेल्प से अपने उन भाइयों की बाहर निकलने में कोई मदद नहीं कर सकता। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे लिए ऐसा तुम करो, वहाँ उन सील्ड स्पेसेस में जाकर के तुम मेरे भाइयों को छुड़ा करके बाहर निकाल लाओ। अगर तुम ऐसा सच में कर देते हो तो मैं तुम्हारे इन एफर्ट्स को अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं भूलूंगा। तो अब फ्लेम मास्टर की ये बात सुन करके जूफेंग उससे कहता है कि सीनियर माफ करना, मगर लेकिन जितना मुझे पता है कि आपकी पावर्स के सामने तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है और ये जूनियर तो आपके सामने सिर्फ एक चींटी के समान है। तो आखिर मेरी ये आधी अधूरी कमजोर सी स्किल्स सीनियर के इटर्नल डोमिनेशंस को कैसे बचा सकती हैं। तो जूफेंग की ये बात सुन फ्लेम मास्टर कुनपेंग भी उससे कहते हैं कि बच्चे, शायद से तुम अपने आप को कुछ ज्यादा ही कम आंक रहे हो। 9 सैनिटरीज और हेवनली एम्परर की अल्टीमेट स्किल्स के साथ तुम्हारे सामने ये पूरा आकाश भी कम पड़ जाएगा और वो स्पेसेस तो डिवाइन आइज ऑफ द वॉइड की मदद से ही प्रकट होते हैं। तो इसीलिए वहाँ से सील हटाने में तुमको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब फ्लेम मास्टर की ये बात सुन जूफेंग उससे कहता है कि लेकिन सीनियर, मेरी अचीवमेंट्स तो बहुत ही ज्यादा कम है, तो क्यों ना इस आर्ट को मैं आपको दे दूं। तो फिर तो सीनियर इस आर्ट की मदद से और अपनी इतनी हजारों सालों की ट्रेनिंग की मदद से आप तो इस काम को सिर्फ कुछ ही समय में पूरा कर लेंगे। तो फ्लेम मास्टर कहता है कि नहीं नहीं, हर एक व्यक्ति का अपना खुद का एक पाथ होता है। ह्यूमंस दाव को हर चीज के ऊपर रूल करने के लिए समझते हैं, जबकि सीक्रेट बीस्ट अपने अंदर की गहराई से इन पावर
पावर्स का पता लगाते हैं। यहाँ हर एक की अपनी अपनी ताकतें हैं, लेकिन वो कभी भी एक साथ मिल नहीं सकते। और ह्यूमन आर्ट कुछ इस तरीके की होती हैं जिन्हें कि हम सीक्रेट बीस्ट और स्पिरिचुअल बीस्ट कभी भी सीख नहीं सकते हैं। तो फ्लेम मास्टर के इतना कहने के बाद जू फेंग भी अपने मन में सोचते हुए कहता है कि तो इसलिए ये मुझसे उस आर्ट को लेना नहीं चाहता है। फिर तो इसका मतलब ये है कि हम लोगों के बीच में इस चीज के इंटरेस्ट के ऊपर कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, और इसका मतलब तो अब हम एक बिजनेस रिलेशनशिप स्थापित कर सकते हैं। तो अब इधर जू फेंग इस सब के बारे में ये सब सोच रहा होता है कि तभी गू सेंगटोन उससे कहता है कि डैड जस्ट डू इट, आप इसके लिए ये कर दीजिए। तो इधर गू सेंगटोन की ये बात सुन जू फेंग भी उसके सिर को सहलाता है कि लिटिल स्कम्प, मैं इसके लिए मना कैसे कर सकता हूँ। इतना कहकर के जू फेंग फिर से अपने मन में आके कहता है क्योंकि आफ्टर ऑल फिलहाल तो हम किसी दूसरे आदमी के घर में हैं। इसने कहा है कि ये हमारे ऊपर दबाव नहीं डालेगा, लेकिन एक मूर्ख व्यक्ति भी अच्छी तरीके से देख सकता है कि ये हमसे कोई रिक्वेस्ट नहीं कर रहा है क्योंकि अगर मैं इसकी बात से सहमत नहीं हूँगा तो इसके बाद में इस माउंटेन रेंज के ऊपर मेरे शरीर की एक हड्डी तक नहीं मिलेगी। तो फिर उस मामले में एक ऐसे मनी बैग से मिलना और उससे आखिरी पैसा तक भी ना छीनना मेरी शैली में ये चीज बिल्कुल भी शामिल नहीं है। तो अब ये सब सोचने के बाद जू फेंग फ्लेम मास्टर से डील करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाता है और फिर वो उसके सामने अपनी उंगलियों से कुछ साइन करते हुए उससे कहता है कि सीनियर, क्योंकि आप मेरे ऊपर इतने ज्यादा इम्पोर्टेंट कार्य के लिए मुझ पर इतना ज्यादा भरोसा कर रहे हैं, तो बदले में मुझे भी आपसे कुछ सपोर्ट की जरूरत होगी। तो अब ये सुनकर के फ्लेम मास्टर भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और सोचता है कि अब आखिर ये मुझसे क्या मांगेगा। तो इसी के साथ यहाँ पे हमारा सीन चेंज होता है और फिर फ्लेम मास्टर उससे कहते हैं कि चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैंने तुम्हारे लिए क्या प्रिपेयर किया है। इतना कहकर के फ्लेम मास्टर कुनपेंग जू फेंग को अपनी गुफा से बाहर ले आते हैं और उसके सामने हजारों विंग्स वाले स्पिरिचुअल बीस्टों के विंग्स को ला करके उसका पहाड़ खड़ा कर देता है। तो उस पहाड़ को जू फेंग को दिखा करके फ्लेम मास्टर कुनपेंग उससे कहते हैं कि मैं ये जानता था कि तुम विंग्स वाले स्पिरिचुअल बीस्टों को ढूंढ रहे हो, तो ये लो यहाँ पे 4th, 5th और 6th लेवल के लाखों स्पिरिचुअल बीस्टों के विंग्स हैं, और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए ऐसे और भी कई सारे विंग्स ला करके दे सकता हूँ। तो इधर इतने सारे विंग्सों के पहाड़ को देख जू फेंग भी अपने मन में कुनपेंग के लिए कहता है कि ये तो सच में बेहद ही ज्यादा रूथलेस है, यहाँ तक कि ये अपनी ही तरह के लोगों को भी नहीं छोड़ता है। तो अब इतना सोचने के बाद जू फेंग उससे कहता है कि सीनियर सच में मेरे लिए काफी ज्यादा विचारशील है, लेकिन मैं तो कभी भी इतने सारे विंग्सों का यूज नहीं कर सकता, मैं तो इनमें से सिर्फ 1000 ही चाहता था। सीनियर की उदारता और विचारशीलता तो मेरी जरूरत से भी कहीं ज्यादा है, और यहाँ तक कि इतने सारे विंग्सों को तो मेरी स्टोरेज रिंग भी नहीं संभाल सकती। तो जू फेंग की ये बात सुन फ्लेम मास्टर वहाँ से आगे की ओर बढ़ जाता है और अपने हाथ ऊपर की ओर उठाता है और कहता है कि कोई बात नहीं, तुम्हारी इस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर देता हूँ। तो फ्लेम मास्टर कुनपेंग के इतना कहते ही आसमान से एक गोल्डन कलर की कोई चीज बड़ी तेजी से फ्लेम मास्टर के हाथों में आ जाती है, और फिर जैसे ही वो अपना हाथ खोलता है तो उसके हाथ में एक गोल्डन कलर की स्टोरेज रिंग रखी होती है, जिसे कि वो जू फेंग को दिखाते हुए उससे कहता है कि ये लो प्लीज तुम इसे ले लो। तो इधर जू फेंग भी उस रिंग को देख करके काफी हैरान होता है और कहता है कि ये तो एक सीक्रेट रिंग है। गाइस, अगर आप लोगों को सीक्रेट का मतलब नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, इसका मतलब पवित्र होता है, यानी कि हायर लेवल से भी एकदम गॉड लेवल की। तो जू फेंग उस रिंग को देख आगे कहता है कि सीक्रेट डोमेन में सिर्फ पावर में बैठे लोगों को ही ऐसी रिंग को अपने पास रखने का अधिकार है, यहाँ तक कि उस वक्त में डीमन एम्पर होते हुए भी इस रिंग के लिए क्वालिफाइड नहीं था। तो अब इधर जू फेंग ये सब सोचते हुए उस रिंग को लेने से हिचकिचा रहा होता है। तो ये देख फ्लेम मास्टर कुनपेंग उससे कहते हैं कि ओ तो ऐसा है, खैर इस मोर्टल डोमेन में तो कोई भी इस सीक्रेट रिंग को पहचान नहीं सकता है, मगर लेकिन एक दिन तुम वापस से सीक्रेट डोमेन में जरूर लाओगे, तो उस समय कोई ना कोई इस रिंग को तुम्हारे पास जरूर ढूंढ लेगा, तब मुझे डर है कि इससे तुम कोई ना कोई प्रॉब्लम में जरूर फंस जाओगे। इतना कहकर फ्लेम मास्टर कुनपेंग अपनी उंगली से इशारा करते हैं, जू फेंग के पास वाली थंडर स्काईलार्क रिंग को अपने पास बुला लेते हैं और हंसते हुए उससे कहते हैं, तुम्हारी नजर सच में काफी दूर की है, मगर ये ठीक है। इतना कहकर के फ्लेम मास्टर कुनपेंग जू फेंग की थंडर स्काईलार्क रिंग को अपने दूसरे हाथ में ले लेते हैं और फिर अपनी
अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए उन दोनों रिंग्सों को एक साथ मर्ज करने लगते हैं, जिसके के अगले पल में ही वो सीक्रेट रिंग ज़ूफेंग की थंडर स्काईलार्क रिंग में मर्ज हो जाती है। जिसके बाद कुनपेंग ज़ूफेंग को उस रिंग को देने लगते हैं। तो ज़ूफेंग भी उस रिंग को देख अपने मन में कहता है कि इवन की जब मैं पहले डीमन एम्परर था और अपनी पीक पे था, तब भी मेरे पास इस तरीके की अचीवमेंट स्किल नहीं थी। सच में इन सब चीजों से तो ये क्लियर पता चलता है कि वॉल्टिंग कुनपेंग पांचों सीक्रेट बीस्ट का ट्रूली हेड होने के लायक है। इसकी ये सारी अचीवमेंट्स बिल्कुल उन 10 डिवाइन एम्परर्स के बराबर की है। गाइस, अब इधर ज़ूफेंग इतना सोचते ही यहाँ पे ये वाला एपिसोड कंप्लीट हो जाता है। और अब वीडियो पसंद आई हो तो यार एक लाइक कर देना और कमेंट करके ये जरूर बताना कि आपको हमारा ये वाला वीडियो का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। साथ ही ऐसी अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना।